सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथा योग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने इष्टदेव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन नियमित रूप से फल दीपिका पुस्तक को आधार मानकर हम लोग कुंडली फलादेश के तरीकों को समझने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग फल दीपिका पुस्तक के पृष्ठ संख्या 70 से आगे, हालांकि पृष्ठ संख्या 70 की बातों को हम लोगों ने कल की कक्षा में अवलोकन किया था, उसकी पुनरावृत्ति करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया है कि जो ग्रह उच्च राशि में हो अच्छा फल, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो अच्छा फल, यानी कि इसे सुखित कहते हैं। स्वराशि में स्वस्थ अच्छा फल। जो ग्रह अपने मित्र के घर में, और ये भी मित्र घर कैसा देखा जाए तो पंचधा मैत्री के अनुसार अच्छा फल। जो ग्रह सौम्य ग्रह के वर्ग में हो, यानी कि शुभ ग्रह की राशि में हो या कुंडली के योग कारक ग्रह की राशि में अधिकांशतः वर्ग कुंडलियों में हो, यानी D1, D3, D9, D10, D30, इतना तो कम से कम देखना ही चाहिए। इसके अलावा तो ढेर सारी कुंडलियां, सप्तवर्गीय की कुंडलियां है, ग्रहों का खंड वर्ग है, 10 वर्ग है, 16 वर्ग है, होती है, लेकिन कम से कम इतना में अवश्य देखना चाहिए। अगर अपने मित्रों के राशि में हो या अपने नैसर्गिक शुभग्रह की राशि में हो या कुंडली के कारक योग कारक ग्रह या पंचमेश नवमेश की राशि में हो, लग्न कुंडली के पंचमेश नवमेश की राशि में हो, अच्छे फल देते हैं। क्योंकि पंचमेश एवं नवमेश कभी भी बुरे फल नहीं देते, चाहे वह पापग्रह ही क्यों ना हो। ये हुआ। और सौम्य ग्रह से युक्त हो, जो ग्रह शुभग्रह से युक्त होता है वह भी ग्रह अच्छा फल देता है। अब मान लिया जाए, इसी को एक उदाहरण कुंडली पर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि इसका क्या होता है। तो मान लीजिए कोई भी ग्रह, चाहे शनि ही क्यों ना हो और शुक्र हो, हालांकि शनि एवं शुक्र दोनों में नैसर्गिक मित्रता भी है। शनि पापग्रह है, शुक्र शुभग्रह है। तो जो कोई भी ग्रह, यदि कोई ग्रह पापग्रह यदि शुभग्रह से परस्पर संबंध बनाता है या शुभग्रह से दृष्ट हो जाता है, शुभग्रह से दृष्ट होना अलग बात है, शुभग्रह से युक्त होना या परस्पर संबंध बना लेना अलग बात है। अगर यह शनि और शुक्र की युति बनी, शनि अगर बुरे फल प्रदाता हो गए, पापग्रह हो गए, तो इनके पापत्व गुणों का समन शुक्र के गुण धर्मों के से हो जाता है, तो इनमें शुभता आ जाती है और यह अपनी दशाओं में शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। परंतु शनि की अशुभता से, यानी यदि शनि अगर अशुभ फल देने वाला है तो इनकी अशुभता से शुक्र दूषित हो जाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं कि यदि कहीं भी कुंडली में किसी भी भाव में गुरु राहु की युति हो, आप देखेंगे, आप लोगों में से किसी व्यक्ति की कुंडली में हो या आपके मित्र की कुंडली में, तो पाएंगे कि देव गुरु बृहस्पति की जब अंतरदशाएं चलती है तो उतना अच्छा नहीं होता जितना राहु की अंतरदशाएं अच्छा फल दे देती है। क्यों? तो राहु शुभग्रह से युक्त होकर उनमें शुभ गुण का प्रभाव हो गया और शुभ अशुभता को कम करने में, अशुभता को कम करने में यह शुभग्रह की शक्तियां तो लगी ना जी। अब हम ही एक कुंडली का कल फलादेश कर रहे थे, तो वहां पर हमने कहा कि आप किसी को क्या देंगे, मैं किसी को क्या दूंगा, कोई किसी को कुछ नहीं देता। हाँ, अगर हम जाति के ब्राह्मण हैं, कोई कर्मकांडी पंडित हैं, तो उनके अंदर में जो शक्ति होगा वही देंगे ना। तो एक सकारात्मक शक्ति होता है, जैसे कि ऋषि मुनिगण हैं, साधु संत तपस्वी हैं,
वह अपने पूजा, अपने तपस्या, अपने सदाचार के बल से उनमें शुभ शक्तियों का समावेश इतना होता है, वह शुभ चीजों शक्तियों के स्वामी हो जाते हैं। संपत्ति उनके पास में होता है, पुण्य की शक्ति होती है। तो जब पुण्य की शक्ति होती है तो हम किसी का पाप या किसी अशुभ चीज को शुभ बनाते हैं तो अपने शक्तियों का उपयोग करते हैं। और जब शक्तियों का उपयोग करते हैं तो वो शक्तियां कम होती है, शक्तियां छीन होती है। क्या ऐसी बात होता है कि नहीं होता है? जी होता है। ठीक उसी प्रकार जब पुण्य वाली शक्ति, जब वही देवगुरु बृहस्पति जब राहु के साथ में होते हैं तो राहु को शुभ बनाने में इनकी शक्तियों का कुछ ह्रास होता है और राहु शुभ हो जाता है। जी। तो इस प्रकार से पुनः चलते हैं। यदि कोई कक्षा में नया और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब किसी ग्रह का प्रकाश मंडल से दिखलाई दे सूर्य के समीप रहने के कारण ग्रह अस्त न हो, सख्त ग्रह कहलाता है। वह भी सुप्रभाव दिखलाने की ताकत होती है। यहाँ तक हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा था और उसको खूब बढ़िया से भी समझने का प्रयास किया था कि सबसे अधिक जो है 100% उच्च राशि के ग्रह फल देते हैं, उसे धीरे 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 कम फल होता चला जाता है। अब यहाँ से चलते हैं, इतना कम, हाँ, अस्त ग्रह बहुत निकृष्ट फल दिखलाता है, इतना कमजोर होता है कि कुछ भी भलाई करने के काबिल नहीं रहता, उसे विकल ग्रह कहते हैं। विकल ग्रह का मतलब जो अस्त हुआ, अस्त ग्रह को विकल भी कहते हैं। किसी पुस्तक में ग्रहों की अवस्था में अस्त ग्रह की संज्ञा दी गई हो सकती है, कहीं विकल ग्रह की संज्ञा दी गई हो सकती है। तो अस्त ग्रह अच्छे फल नहीं देते, यानी कि फल तो देते हैं लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनका फल दिखलाई नहीं देता। उनका फल जब भी सूर्य की दशाएं चलेंगी तो होगा। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है? देवगुरु बृहस्पति का फल क्या है? सम्मानित बनाना। क्या बनाना? सम्मानित बनाना। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भंडार हैं। जी। जब आपके पास में ज्ञान का भंडार होगा तो क्या करेगा? लोगों के द्वारा सम्मान जी मिलेगा ना। जी। सम्मान मिलना वह सूर्य देव है, सम्मान मिलना सूर्य देव है। लेकिन सम्मान पाने के लिए एबिलिटी कौन देता है? क्या सूर्य देते हैं या देवगुरु बृहस्पति? देवगुरु। देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति सम्मान प्राप्त करने की एबिलिटी प्रदान करते हैं। सूर्य सम्मान मिलने की प्रक्रिया, मिलेगा कि नहीं मिलेगा वह सूर्य देव। अब देवगुरु बृहस्पति यदि अस्त हो जाए तो क्या व्यक्ति सम्मानित होगा कभी? यानी कि सम्मानित हो ही नहीं सकता। साधारणतया ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अस्त हो गया तो फल नहीं देंगे, तो जब सम्मानित होने की जो एबिलिटी है वह मेरे अंदर में नहीं आएगी तो क्या हम सम्मानित होंगे? नहीं होंगे ना। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं होती। वह अपना फल देते हैं, अस्त ग्रह भी अपना फल देते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से प्रभावी नहीं हो पाता क्योंकि वह अस्त हो गए, उनकी रश्मियां सूर्य की रश्मियों में समाहित हो जाती है, व्यक्ति सम्मानित होता है, एबिलिटी काफी होती है, एबिलिटी काफी होती है। अब इनकी दशाओं में उतना फल नहीं मिलेगा, सूर्य की दशाओं में फल मिलेगा। यानी कि अस्त ग्रह अच्छा नहीं देता, बीमारियों के लिए दूसरी बात हो जाती है। यदि अस्त न हो, सख्त न हो तो विकल। जो ग्रह युद्ध में दूसरे ग्रह से हारा हुआ हो उसे निपीड़ित कहते हैं, यानी कि पराजित ग्रह। उसे क्या कहते हैं? पराजित ग्रह को भी हम सबको को समझना चाहिए। अब कल की कक्षा में शुभ फल देने वाले की बात आ गई, तो आज की कक्षा में बुरे फल देने वाले। तो कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ा अभी तक? अस्त ग्रह, अब युद्ध में पराजित। तो अस्त ग्रह के बारे में कल की कक्षा में हम लोगों ने बृहद रूप से पढ़ा था, समझने का प्रयास किया था। जो
जो ग्रह पापग्रह या ग्रहों के वर्ग में हो उसे खल कहते हैं। यानी कि जो ग्रह अगर पापग्रह की वो माटी सानल हवा। हाँ, अच्छा तो कोनो बातों के पानी से खुला तो फिर बिहान पर सुनना सनाई काम चलत रही। अच्छा, तो जो ग्रह पापग्रह की राशि में हो, मान लिया जाए कि यही कुंडली हो गई कोई, अगर यहाँ पे 10 नंबर की राशि हो गई, यहाँ 11 नंबर की, यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हो गए 11 नंबर की राशि में, या शुक्र देव हो गए, ये क्या हो गए? खल ग्रह हो गए। जी। अब कहीं कुंडली में 1 या 8 नंबर की राशि है, 1 या 8 नंबर राशि है, और शनिदेव यहां हो जाए, तो यहां तो नियम अभी हम लोगों ने पुस्तक में पढ़ा, यही हम सबों को समझना है क्लास में। यहाँ पढ़ा जो ग्रह पापग्रह या पापग्रहों के वर्ग में हो उसे खल ग्रह कहते हैं। तो खल ग्रह भी अच्छे फल नहीं देते। देते। अब यहाँ पर देखा जाए कि देवगुरु बृहस्पति एवं शुक्र दोनों खल हुए कि नहीं हुए पुस्तक के आलोक में? जी। दोनों खल ग्रह हो गए, और शनि भी यहाँ पापग्रह की राशि में है, मंगल देव भी तो पापग्रह ही कहे गए हैं ना, जी हाँ। तो शनि भी खल ग्रह हो गए। अब अगर शुभग्रह किसी पापग्रह की राशि में होता है तो क्या खल वाली फल देता है? शुभग्रह तो शुभग्रह ही, साधु ऋषि मुनि तो ऋषि मुनि ही है, न के बराबर उनमें थोड़े से विचारों में परिवर्तन आता है, यानी कि उतना खल का प्रभाव नहीं होता। नहीं होता। लेकिन यदि कोई पापग्रह दूसरे पापग्रह की राशि में होता है, खराब प्रयास करता है, यदि कोई शुभग्रह पापग्रह की राशि में होता है तो वह तो खल ग्रह की संज्ञा हो गई, लेकिन उतना खराब फल नहीं देता, 9 के बराबर देता है। लेकिन यदि कोई पापग्रह की ही राशि में चला जाए तो फल की स्थिति थोड़ी और ज्यादा हो जाती है, मतलब बुरा फल ज्यादा होता है। जो शत्रु ग्रह में हो, शत्रु गृह में हो उसे पूर्ण दुखी, जो अपनी नीच राशि में हो अतिभित, तो नीच राशि की हैंग के कर बारे में पंचतः मैत्री से देखना, जहां मित्रता वाली बात आती है, जहां मित्रता वाली बात हो, जैसे कि शत्रु गृह, शत्रु राशि, तो यह देखना चाहिए कि कोई ग्रह मान लीजिए कि मंगल यहाँ है, गुरुजी बोर्ड नहीं दिख रहा। हैंग कर रहा है सर का बोर्ड तो दिख रहा है। एक बार आप किरण जी लॉग आउट होके फिर से आ जाइए तो दिखने लगेगा शायद। पर गुरुजी की आवाज नहीं आ रही ना। हैंग कर रहा है। हाँ, हैंग कर रहा है बहुत ज्यादा। आप हैंग हो गए थे, नहीं हम लोग कुछ सुन पाए, अटक गया था सर।
अब आवाज कैसी है? आ रही है गुरु। अभी आ रही है। कभी कभी भूल चूक हो जाता है, कभी कभी भूल चूक सभी के घर में होता है। तो हमारे घर के बगल वाला घर में जो है ना, मतलब जिस घर में टीवी उवी है, उसी घर में राउटर का स्विच है। तो टीवी लोग देख रहा था, तो टीवी का स्विच ऑफ करने के बजाय दोनों का स्विच अगल बगल में है, राउटर वाला स्विच ऑफ, राउटर वाला स्विच ऑफ हो गया। ऑफ कर दे। तो हो जाता है, कभी कभी भूल चूक तो होती रहती है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मैं कह रहा था कि यदि कुंडली में देखा जाना चाहिए तो पंचधा मैत्री की मित्रता शत्रुता देखनी चाहिए, क्योंकि नैसर्गिक मित्रता वो तो पूरे ब्रह्मांड के लिए सामान्य बातें हैं, लेकिन आपके लिए कौन सी बात है वह पंचधा मैत्री से देखें। तो जो पंचधा मैत्री से शत्रु राशि में हो अच्छे फल नहीं, इसके बाद में नीच राशि तो खराब फल। अब यहाँ पर हम लोगों ने कल की कक्षा में पढ़ा, प्रदीप्त दुख सुखित स्वस्थ मुदित शांत सख्त, यहां तक ग्रह अच्छे फल देते हैं। मतलब एक जितने आगे जाइए थोड़े कम फल होते चले जाते हैं, लेकिन सामान्यतः बुरे फल नहीं देते हैं। अब यहाँ से निपीड़ित खल सुदुखित नीच विकल यानी कि खराब हो जाता है। तो हम सबों को ग्रहों की दोनों अवस्थाओं के बारे में समझना चाहिए। अब यहाँ पर आगे जो लिखा जा रहा है कि पराजित ग्रह यानी कि हरा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? हरा हुआ ग्रह, यहाँ पर भी देखा गया हरा हुआ ग्रह निपीड़ित। यह सामान्यतः लग्न कुंडली में इसके उपयोग नहीं किए जाते, लग्न कुंडली में इसके उपयोग नहीं करे जाते। नहीं किए जाते, क्योंकि इक्का दुक्का सर कहाँ पर होता है इनका किसी उपयोग? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। लग्न कुंडली में उपयोग नहीं होता तो कहाँ पर होता है इनका? कहाँ पर होता है इनका उपयोग फिर? हरा हुआ ग्रह हम वगैरह, पराजित ग्रह प्रश्न कुंडली में होता है। हाँ जी, प्रश्न कुंडली में ज्यादातर होता है। और कहने का मतलब यह है, इसके लिए यहाँ पर पढ़िए, लिखा किया जा रहा है पुस्तक में, यह लिखा जा रहा है कि हरा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? जब दो ग्रह एक ही राशि अंश और कला में हो, तो दोनों ग्रह परस्पर युद्ध में हैं। अब पारस्पर ग्रह युद्ध की बात करें, ग्रह युद्ध की परिभाषा, अब कोई आज के विद्वानगण कहे कि 3 अंशों के अगल बगल में, 4 अंशों के अगल बगल में, अगर कोई ग्रह कुंडली में अगर किसी ग्रहों की युति हो गई, किसी ग्रहों की युति हो गई, माने कि 10वें भाव में मंगल शनि की युति है, मंगल का अंशात्मक मान 13 है, शनि का अंशात्मक मान अगर 11 है, तो क्या यह ग्रह युद्ध में है? नहीं, यह 12 अंश भी है तो क्या ग्रह युद्ध में है? 13 का ही होना चाहिए। नहीं है। अब इस पुस्तक के आलोक में यहां पर देखिए, पुस्तक के आलोक को, पुस्तक से अलग हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, और पुस्तक से अलग बात सोचनी भी नहीं चाहिए। पुस्तक के दायरे में रह के हम सबों को सोचने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए, लिखा गया है कि दो ग्रह एक ही राशि एक ही अंश कला में हो। अब मंगल की भी अंश अगर 13 है तो शनि का अंश भी 13 हो, कला मंगल का अगर 12 है तो शनि का भी कला 12 ही हो, और विकला में अंतर हो,
किस चीज में अंतर हो? विकला में। तो ऐसे आप देखिए, एक सफल एस्ट्रोलॉजर है, यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं सभी एस्ट्रोलॉजर ही हैं। और यह जो कक्षा चल रही है यह कोई वैसी कक्षा नहीं है, हम सबों के आपसी चर्चा के दरमियान एक दूसरे के ज्ञान को आदान प्रदान करते हुए बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि ज्योतिष की कोई भी किताब अपने आप में महासागर है, तो महासागर में तो का पार तो कोई पा नहीं सकता। गोते लगाना काम है हम सबों को, तो हम सभी मिलकर आपस में गोते लगाते हैं। किसी को कुछ मोती मिला तो किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला, लेकिन सभी एक दूसरे को हम सभी दिखलाते हैं, सबको अनुभव मिल जाता है। तो आप सब जितने आप लोगों ने कुंडलियां देखी है, अगर 100 कुंडली देखते हैं तो 100 में कितने कुंडली में कोई भी दो ग्रह एक ही राशि और एक ही अंश कला पर रहते हैं? कितना प्रतिशत? हजारों में कहीं एक आध मिल जाए, हजारों में एक दो मिल जाता है बस। गुरुजी कला मतलब मिनट्स? मतलब अब यहाँ पर कला की बात करते हैं तो यहाँ कुछ और नहीं। डिग्री और मिनट्स हो गया ना कला। हम आप लोग कुंडली ही दिखलाने का प्रयास करते हैं, होगा तो नहीं, हम कुंडली बोलते हैं। गुरुजी मेरी कुंडली में है वो, मतलब तो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। अब यहाँ पर देखा जाए, दो ग्रह एक ही राशि में हो और दोनों ग्रहों का, अब यहाँ पर शुक्र मंगल, यहाँ पर जो है शुक्र एवं मंगल एक ही राशि में है। शुक्र 17 अंशों के हैं और मंगल भी यदि 17 अंशों के होते, एक शुक्र 46 है, मंगल भी पॉइंट यहाँ पर 46 होता है, तो अब विकला में अंतर होता 1746 से भी 1746 विकला में अंतर होता तो ग्रह इस कुंडली में नहीं। अब बुध गुरु, बुध का अंशात्मक मान 1146 और गुरु का एक अंशात्मक मान 32। हाँ, राहु एवं केतु के हमेशा बराबर रहता है, इनमें हमेशा ग्रह युद्ध चलता रहता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, इसलिए हमेशा एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। तो सैकड़े एक आधे कुंडलियों में मिलती है कि जब कोई ग्रह युक्त हो आपस में, जैसे कि चंद्रमा सूर्य, दोनों की अंश युक्त भी हो और दोनों का राशि एक हो गया, अंश कला भी सामान्य हो, केवल विकला में अंतर हो तो ग्रह को ग्रह युद्ध में माना जा सकता है, ऐसा पुस्तक बतला रहा है। जी ऐसा तो बहुत कम होगा सर, बहुत रेयर होगा। हाँ जी, ऐसा तो बहुत रेयर होगा सर, बहुत कम होगा। हाँ, वैसे लोग कहता क्या है, हमने सुना है कि ग्रह युद्ध क्या है, लोग कहते हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष में ग्रह युद्ध पर कुछ चर्चा हो जाए, वैदिक ज्योतिष में ग्रह युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसका प्रभाव जीवन भर पड़ता रहता है। ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा, ग्रह युद्ध में पराजित ग्रह को अच्छा फल नहीं बतलाया गया है। जैसा कि अभी हम लोगों ने इसी फल दीपिका पुस्तक में जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, पराजित ग्रह को निपीड़ित ग्रह कहा गया या खल ग्रह कह लीजिए। हालांकि खल नहीं है, खल की संज्ञा दूसरी है, निपीड़ित हुआ चाहे कुछ भी हुआ, जो पूरा फल देने वाला है उसे तो कुछ भी कह सकते हैं, तो बुरा फल। तो ग्रहों की कई प्रकार की अवस्थाएं होती है, पराजित ग्रह को किसी किसी पुस्तक में, क्या प्राय सही पुस्तक में बुरे फल देने वाले बताए। अगर किसी भी कुंडली में ग्रह युद्ध हो तो फलादेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए, परंतु इसका उपयोग लग्न कुंडली में बहुत ही कम किया जाता है।
9 के बराबर। प्रश्न कुंडली में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योग का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग। साथ ही कुछ अन्य योग ऐसे भी हैं जो युक्तियों एवं युद्धों के आधार पर ही बनते हैं, जैसे प्रश्न कुंडली में हुआ इंदुवार योग, इत्थसाल योग, मुत्सिल योग, इसराफ योग, मनऊ योग, कंबुल योग। ये सभी ग्रहों के आपस में गोचर से, यानी कोई कौन ग्रह आगे है, कौन ग्रह पीछे है, या ग्रह युद्ध कैसी है, उस प्रकार के होते हैं। ग्रहों की विभिन्न राशियों के कारण कुंडली में, मतलब कि ग्रहों के विभिन्न स्थितियों के ही कारण, जैसे कि यह युति हुआ लेकिन युद्ध में चला गया, जो भी तो परस्पर दृष्टि हो या युति हो, इसी से तो क्या बनता है, ग्रहों के विभिन्न स्थितियों से विभिन्न प्रकार के योग बनते हैं। कुछ सुयोग भी बनते हैं, कुछ कुयोग भी बनते हैं। तरह ग्रह युद्ध को योग भी कहा गया है, लेकिन यदि वही ग्रह युति है, कुछ अंश आगे है या कुछ अंश पीछे है, दो ग्रह की युति होगी तो अंशों में अंतर होगा, तो कोई ना कोई तो आगे पीछे होगा ना। तो इसका प्रभाव ज्यादा करके प्रश्न कुंडली में होता है। युद्ध, ग्रह युद्ध 3 प्रकार के होते हैं। ग्रह युद्ध भी 3 प्रकार के। आप लोगों ने फल दीपिका पुस्तक में तो पढ़ा, जैसे पुनः हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर ऐसी बात आगे आने वाले समय में कब आए। तो जब 2 ग्रह एक ही राशि अंश कला में हो तो दोनों ग्रहों में परस्पर युद्ध समझा जाए, यानी कि ग्रहों की युति भी अंशात्मक मान एक वर्ग तो युद्ध माना है। ऐसा साधारणतया ज्यादा कदा कुंडली में, हजारों में एक कुंडली में किसी में दे गए। ज्ञान तो हम सबको अर्जित करना ही, ज्ञान तो हम सबको अर्जित करना है, चाहे जीवन के किसी भी समय में हो, जीवन के किसी भी समय में उसका उपयोग हो, अर्जन तो कर ही लेना है, अर्जन तो कर ही लेना। तो जितना अंशात्मक मान नजदीक होता है उतना ही ग्रह युद्ध बनता है। यह 3 प्रकार का होता है। एक तो ग्रह युद्ध हुआ, दूसरा समागम हुआ, तीसरा अस्त्र। समागम भी होता है, चंद्रमा कभी ग्रह युद्ध में नहीं रहता, जी सूर्य कभी भी ग्रह युद्ध में नहीं रहता। सूर्य के साथ यदि ग्रहों की स्थिति बनती है युति इत्यादि की, तो वह ग्रह अस्त हो जाता है, यानी कि अस्त योग हुआ है। अगर चंद्रमा के साथ में हो जाए कोई ग्रह तो समागम कहलाता है। अगर मंगल, बुध, गुरु, शनि, ये जो 4 ग्रह जो बचे, मंगल, बुध, गुरु, शनि, चार ही बचे ना। शुक्र भी गुरुजी। हाँ, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो 5 ग्रह है, जब इन दोनों की युतियां होती है, मतलब इन सबों की युतियां होती है, तो इन्हीं यही लोगों की युतियां ग्रह युद्ध में जा सकता है। जिस प्रकार राहु केतु को कभी अस्त दोष नहीं लगता, उसी प्रकार सूर्य एवं चंद्रमा को कभी ग्रह युद्ध का दोष नहीं लगता है। कभी कभी कोई ग्रह व्यक्ति कहता है, सुनने में आता है कि हाँ, अंशात्मक मान 1-2 अंशों के आसपास में हो तो ग्रह अंशतः हो जाता है, और कम अंश वाला ग्रह विजेता कहलाता है, अधिक अंश वाला हारा हुआ। यानी कि जिसका अंश अधिक है वह हारा हुआ हो जाता है, और कम अंश वाला विजेता कहा जाता है। ऐसा भी कुछ गुरुजनों का कहना है। लेकिन इसी पुस्तक में यदि ग्रह युद्ध हो तो युद्ध बल निकाला जाता है। अब किस प्रकार से दोनों ग्रहों को देखें कि अंशात्मक मान दोनों का एकवल है, दोनों का अंशात्मक मान एकवल है, तो क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखा जाए युद्ध बल निकालने के लिए 1, 2,
3 का योग करते हैं। अब तीनों में जो अधिक बलवान हो, तो दोनों ग्रह में यह देखेंगे कि कौन किसका स्थान बल अच्छा है, किसका काल बल अच्छा है, किसका दिग बल अच्छा है, किसका स्थान। कम से कम 2 का तो देख ही लेते हैं, 2 का तो स्थान बल और दिग्बल का तो उपयोग कर ही लेते हैं कि किस ग्रह की स्थिति कितनी मजबूत है उस राशि में। अगर 2 ग्रह की युति है, यहाँ पर यह कायरा अच्छी है, यह कायरा यदि 2 ग्रहों का अंशात्मक मान काफी करीब हो, अगर कोई कहता है उसकी भी बात को माननी चाहिए, पुस्तक की भी बात को माननी चाहिए। यदि 2 ग्रह एक ही राशि में है, बहुत कम अंशों का अंतर है, 1 अंश से भी कम के अंतर है, तो यह देखना चाहिए कि स्थिति के आधार पर कौन ग्रह मजबूत है। पुस्तक के लिए, पुस्तक के आलोक में यही बतलाया गया ना अभिषेक जी। जी गुरुजी। स्थिति के आधार पर, दृष्टि के आधार पर जो ग्रह जितना बलवान हो उतना ही, जो अधिक बलवान है वह क्या हो गया, तो बलशाली ग्रह ही जीतेगा कि कमजोर ग्रह जीतेगा? बलशाली कमजोर ग्रह जीतता है सर इसमें। तो यहाँ पर देखा जाए, जो घटाई यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिया है, उत्तर आगे दक्षिण पीछे, यानी कि जिसका बल ज्यादा है वह जीता हुआ होगा। अगर 2 व्यक्ति एक जगह है तो जो जिसकी स्थिति अच्छी होगी वही जीतेगा ना। जी गुरुजी। गुरुजी ज्यादा अंतर नहीं हो तो बल में, तब वो ग्रह युद्ध में नहीं है। यहाँ पर तो पुस्तक में देख लिए ना, लिखा ही जा रहा है कि युति हो तो एक ही राशि में हो गई, तो राशि की तो बात समाप्त ही हो गई। अंश कला दोनों एक ही हो तब तो, यानी कि अंश कला एक ही, यानी कि एक ही अंश पर हो, यानी कि अगर 17 अंश इसका भी है तो 17 उसका भी हो, या एक अंश के अंदर में ही अंतर हो, एक अंश से ज्यादा का अंतर न हो, तो ग्रह युद्ध। कभी तो इसी का तो संक्षेप रूप में हम क्लास में कभी कभी कहते हैं, इसी सूत्र के आलोक में, कि जब कुंडली में, हालांकि युक्ति की भी हम वहां पर बात नहीं लेते, कि यदि 2 ग्रह का अंशात्मक मान बिल्कुल बराबर हो, एक अंशों का ही ऊंचा नीचा हो, चाहे वह किसी भी भाव में क्यों नहीं बैठे हुए हो, चाहे परस्पर संबंध हो ना हो, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऐसा बात हमने कई बार कहा है कि नहीं कहा है? जी गुरुजी बोला है, और बोले भी हैं, और हमने बताया भी है कि यह प्रभावी होता है। कुंडली पर भी प्रभावी हुई है कि नहीं हुई है? होता है गुरुजी। चलिए, तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं, और फिर कल हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब यहाँ पर यह जो है पाठ समाप्त होता है। अब नया अध्याय जो ग्रह बल है, यह हम लोग आने वाले कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले पुनः वर्ग कुंडलियों का ज्ञान, सभी वर्ग कुंडलियों का हल्का फुल्का ज्ञान हम लोग पहले पढ़ लेंगे। जी। तो कल से पुनः D3 कुंडली। गुरुजी ये जो आपने बताया ग्रह युद्ध 3 प्रकार के होते हैं, तो एक हारा हुआ, एक समागम, और तीसरा अस्त। सूर्य के साथ में अगर किसी की युति हो रही है तो ग्रह अस्त हो गया, चंद्रमा के साथ में हो गया तो समागम हो गया, मंगल बुध गुरु शुक्र के साथ में हो गया तो अस्त हो गया, युद्ध हो गया। ग्रह युद्ध। राहु के साथ क्या होता है गुरुजी?